अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुल गफ़ार और ये है आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन। इस प्रोग्राम में आपको मिलती है हफ्ते भर की खबरें। कॉस्मोपॉलिटन एक ऐसा प्रोग्राम जो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से जुड़ी अहम खबरें आप तक पहुंचाता है और मैं आपको बताऊंगी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में इस हफ्ते की खास खबरें क्या रहीं। और कॉस्मोपॉलिटन के इस सफ़र में लाहौर से मेरा साथ देंगी सना ताहिर। जी सना, क्या खबरें हैं लाहौर से इस हफ्ते? शुक्रिया कुरातुलैन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ सना ताहिर, जिंदा दिलों के शहर लाहौर से, जहाँ सुनाते हैं तहजीब और सकाफत के रंग अपनी अलग ही कहानी। तो आइए सबसे पहले आपको इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस बताते हैं। मुनाफाखोर बाज न आए, शहर लाहौर में कोरोना से बचाव के फेस मास्क की मार्केट में मसनूई किल्लत। 8 मार्च खवातीन का आलमी दिन, पाकिस्तान एयरफोर्स की स्क्वाड्रन लीडर उरूज नईम की कहानी। और जश्न बहारा के सिलसिले में हुआ जिलानी पार्क में शानदार डॉग शो। और PSL 5 का आखिरी मरहला शहर लाहौर में शुरू हो गया। और इस्लामाबाद से हमारा साथ दे रही हैं रजिया खान। जी रजिया खान, बताइएगा इस हफ्ते क्या हुआ शहर इक़्तिदार में? थैंक यू कुरतुलैन। नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट रजिया खान। मैं आपके लिए लाती हूँ हफ्ते भर की अहम खबरें, वो भी शहर इक़्तिदार से। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मैं आपको बताऊंगी शहर इक़्तिदार का अहवाल। तो आइए आपको इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस बताते हैं। सेनेट में ज़ैनब अलर्ट बिल कसरत राय से मंजूर। वफाकी काबीना ने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट तनख्वाह अलाउंसेस तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से न्यू ब्लू एरिया मंसूबे का आगाज। अब इस्लामाबाद बनेगा हाई राइज बिल्डिंग्स का शहर। इस्लामाबाद के तारीखी रेलवे स्टेशन की कहानी। तो सबसे पहले जानते हैं कराची की खास खबरें। सर्कुलर रेलवे हर हाल में बहाल की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को हुक्म दे दिया। कराची में 5 मंजिला इमारत मुनद्दम हो गई, 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। नून लीग को कराची की याद आ गई, नून लीगी रहनुमाओं की कराची में अहम मुलाकातें। उधर कराची में बड़े मगरमच्छों के खिलाफ FBI ने एक्शन शुरू कर दिया। दूसरी तरफ कराची में कोरोना का पहला मरीज सेहतयाब हो गया और कराची की खवातीन वकला अब मोटरसाइकिल चलाती नजर आएंगी। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, वापस आएंगे और आपको बताएंगे इन खबरों की तफसील। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इस खबर से कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा फिर सिंध हुकूमत को सर्कुलर रेलवे जल्द अज जल्द बहाल करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कराची रजिस्ट्री में इस हवाले से अहम फैसले देते हुए कहा कि कराची में 1995 वाली सर्कुलर रेलवे बहाल की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल सिंध से कहा कि इस हवाले से जल्द अज जल्द पेशरफ्त की जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि कराची में कोई काम नहीं हो रहा, जो भी काम किया जा रहा है वो नाजायज़ पैसा कमाने की लालच से किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि 3 साल गुजर जाने के बावजूद ग्रीन लाइन मंसूबा अब तक मुकम्मल क्यों नहीं किया गया। 3 साल में तो पूरे एशिया के मंसूबे मुकम्मल हो जाते हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि कराची में गैर कानूनी और नाकिस तामीरात की भरमार है, जिसके खिलाफ अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। जब तक ऊपर से दबाव ना डाला जाए, यहाँ पर कोई इदारा काम करने पर आमादा नहीं होता। कराची की सड़कें तबाह कर दी गईं, पुराने ज़माने की बसें अभी तक कराची की सड़कों पर चल रही हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, SPCA और KMC वाटर बोर्ड जैसे इदारे चोर हैं, ये सिर्फ करप्शन कर रहे हैं। इन सब इदारों को कौन ठीक करेगा? सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कराची में छोटे छोटे प्लॉट्स पर बड़ी बड़ी इमारतें तामीर की जा रही हैं। सिंध हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा कि करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि ये सब कुछ दिखावा है, कोई भी कराची शहर के लिए कुछ करने को तैयार नहीं। कराची में सर्कुलर रेलवे की ज़मीन से जिन लोगों को हटाया गया, इनको अभी तक मुतबादिल ज़मीन फराहम नहीं की गई। चीफ जस्टिस का कहना था कि ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इन लोगों को मुतबादिल जगह फ्राहम करें।
चीफ जस्टिस ने बिल्डर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत की। सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा हुक्मनामे के बाद लगता है कि कराची के शहरियों को अब मुस्बत तब्दीली देखने में मिलेगी। सिंध सरकार इस हवाले से ज़रूर इक़दाम उठाएगी। दूसरी तरफ 3 दिन पहले कराची में 5 मंजिला इमारत गिर गई। इमारत के गिरने के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। इस इमारत के गिरते वक्त 2 मजीद इमारतों को भी अपनी लपेट में ले लिया। इस 5 मंजिला इमारत के हर फ्लोर पर 2 फ्लैट बने हुए थे। इमारत गिरने से अब तक की इत्तलात के मुताबिक 1 दर्जन से ज़ायद अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं और 1 दर्जन से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। मरने वाले अफराद में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। इमारत के गिरने की इत्तला मिलते ही लोगों ने कसीर तादाद में वहां पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों में मदद की। इमारत के मलबे तले दबने वालों के रिश्तेदार मदद के लिए पुकारते रहे। इस वाक़े के कुछ देर बाद इमदादी इदारे भी वहां पहुंचना शुरू हो गए। इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गईं। इमारत के मलबे तले दबे काफ़ी लोगों को जिंदा निकाल कर अस्पताल पहुँचा दिया गया। कराची के इलाके रिजविया सोसाइटी में कायम ये इमारत गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई थी, जिसकी मंजूरी SPCA ने दी थी। ना सिर्फ ये इमारत गैर कानूनी थी, बल्कि इस इमारत की तामीर में इस्तेमाल होने वाला मटीरियल भी नाकिस था। इस वजह से ये इमारत ज़मीन बोस हुई और कई घर उजाड़ दिए। गैर कानूनी और नाकिस मटीरियल से तमीर शुदा ये इमारतें सिर्फ कराची के एक इलाके में नहीं, बल्कि शहर के बहुत सारे इलाकों में गैर कानूनी तामीरात और नाकिस मटीरियल से तामीर शुदा इमारतें मौजूद हैं। इन गैर कानूनी इमारतों को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से बाकायदा इजाज़तनामा मिल चुका है। सिंध हुकूमत ने 5 मंजिला इमारत गिरने के इस वाक़े की कार्रवाई करते हुए SPCA के 4 अफसरान को मुअत्तल कर दिया और इस इमारत के मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि कराची में ऐसी सैकड़ों इमारतें हैं जो गैर कानूनी हैं और जिनकी तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल हुआ है। इन इमारतों से किसी भी वक्त सानहा हो सकता है। क्या इन मसाइल का हल सिंध हुकूमत के पास मौजूद है? दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कराची रजिस्ट्री में होने वाली एक समाअत में इस हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि कराची में 5 मंजिला बिल्डिंग गिर गई, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं। इतनी जानें चली गईं, लेकिन लोग बड़े आराम से अपने घरों में सोते रहे। इस हवाले से आला सतह पर ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के सानेहात से बचा जा सके। नाज़रीन, कराची में एक बार फिर सियासी हलचल होती नजर आ रही है। नून लीग के अहम रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और SN इकबाल समेत नून लीग के वफ्द ने MQM के रहनुमाओं से मुलाकातें की। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में ही कराची के मसाइल को हल किया जा सकता है। हुक्मरान नालायक और करप्ट हैं। उनका कहना था कि नून लीग ने माजी में कराची के लिए बहुत कुछ किया है। नून लीग और MQM के रहनुमाओं की मुलाकातों से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या हुकूमत के खिलाफ कोई नया गठजोड़ बनने जा रहा है या ये महज एक आम सी मुलाकात है। दूसरी जानिब कराची में बेनामी जायदादें रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ऐसे अफराद जिन्होंने रिहायशी और कमर्शियल इमारतें बना रखी हैं, लेकिन इनकी जायदादें बेनामी हैं, ऐसे लोगों की अब खैर नहीं। ये कार्रवाई कराची के ऐसे इलाकों में की जा रही है जिनका शुमार कराची के महंगे इलाकों में किया जाता है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहतशाम मुफ्ती से। जी एहतशाम, बताइएगा, कराची में बेनामी जायदादें रखने वालों की अब शामत आ गई है? जी, FBR के इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में कायम 3 इंसदाद बेनामी जोन की जानिब से जनवरी 2020 से बेनामी जायदादों के खिलाफ कार्रवाइयाँ और आर्जी जब्तगी का अमल तेज़ रफ्तारी के साथ जारी हैं और तीनों बेनामी जोन्स ने अब तक 62 अरब 36 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की बेनामी जायदादों को बेनकाब किया है। सबसे ज़्यादा बेनामी जायदादें ओमनी ग्रुप की पाई गई हैं, जिनकी बेनामी जायदादों की मालियत 14 अरब 86 करोड़ रुपए से ज़ायद है। तीनों बेनामी जोन्स ने अब तक 146 बेनामी जायदादों को आर्जी तौर पर जब्त किया है, जिनकी मालियत 32 अरब रुपए बताई जाती है। बेनकाब की जाने वाली जायदादों में कराची की 101, इस्लामाबाद की 31, लाहौर की 14 जायदादें हैं।
अब तक बेनामी जायदादों के 36 रेफरेंसेस दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें से 32 रेफरेंसेस का ताल्लुक बेनामी जोन 3 कराची से है, जबकि 63 मुकदमात को हतमी शक्ल दे दी गई है। बेनामी जायदादों के केसेस में बिल्डर्स, सियासतदान सबसे ज़्यादा हैं, जबकि ज्वेलर्स के अलावा मौजूदा और रिटायर्ड अफसरान भी शामिल हैं। ज़राए ने बताया कि इंसदाद बेनामी जोन 3 को जायदादों के बाद ऑटोमोटिव सेक्टर में भी वसी पैमाने पर बेनामी ट्रांजैक्शंस की निशानदही हुई है, जिस पर इंसदाद बेनामी जोन 3 मुस्तैदी के साथ काम जारी रखे हुए है। जी तो नाजरीन, कराची की खवातीन वकला अब मोटरसाइकिल चलाती हुई नजर आएंगी। 2 दिन पहले सिंध हाई कोर्ट में आलमी यौम खवातीन के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब का इनेकाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और वुमेन ऑन व्हील की जानिब से किया गया था। इस तकरीब के मेहमान खसूसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। उन्होंने इस मौके पर खवातीन वकला में मोटरसाइकिलों की चाबियाँ तकसीम की और इस तकरीब में सिंध हाई कोर्ट के सीनियर जजेस भी शरीक थे। इसके अलावा कराची बार के ओहदेदारान और वकला की बड़ी तादाद भी इस तकरीब में शामिल थी। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि खवातीन को मोटरसाइकिल चलानी चाहिए। ये एक अच्छा आगाज़ है, लेकिन खवातीन एहतियात से मोटरसाइकिल चलाएं, क्योंकि ये एक ख़तरनाक काम है। इसलिए खवातीन मुकम्मल ट्रेनिंग के बाद मोटरसाइकिलें चलाएं। नाज़रीन, कराची से एक अच्छी खबर ये है कि कोरोना वायरस का शिकार कराची का रिहायशी नौजवान सेहतयाब हो गया है। इस नौजवान में 26 फरवरी को कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी। ये नौजवान 20 फरवरी को बजरिया परवाज़ ईरान से कराची वापस आया था, लेकिन अब दोबारा जब इसके टेस्ट लिए गए तो कोरोना वायरस के टेस्ट मनफी आए। मेडिकल हुकाम ने इस नौजवान को कोरोना वायरस से महफूज करार दे दिया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हुकूमत सिंध के हुक्म पर कोरोना वायरस से निपटने के लिए शहर भर के तालीमी इदारे 16 मार्च तक बंद किए गए हैं। शहरियों में कोरोना वायरस के हवाले से कई तरह के खदशात भी मौजूद हैं। ऐसे में कोरोना वायरस के मरीज का सेहतयाब हो जाना एक अच्छी खबर है। जी तो नाज़रीन, ये तो था कराची के कॉस्मोपॉलिटन का अहवाल। मुझे दीजिए इजाज़त और अब रुख करते हैं लाहौर का, जहां सना ताहिर आपको बताएंगी लाहौर का अहवाल। ओवर टू यू सना। वेलकम बैक। तो बात करते हैं लाहौर कॉस्मोपॉलिटन की पहली स्टोरी की। पाकिस्तान में अभी कोरोना के सिर्फ 5 केसेस सामने आए हैं और उन मरीजों का इलाज जारी है। लाहौर शहर में कोरोना से बचाव के लिए फेस मास्क की फरोख्त को मुनाफाखोरों ने अपनी जेबें गर्म करने का जरिया बना लिया है। लाहौर के अक्सर मेडिकल स्टोर्स पर ब्लैक माफिया मास्क महंगे दामों बेचने में सरगर्म है। आम फेस मास्क 30 से 40 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि आम हालात में यही मास्क 5 रुपए में दस्तयाब था। दूसरी जानिब सर्जिकल मास्क 500 के बजाय 800 रुपए में भी नायाब हो गया है। लाहौर के शहरी इस सूरत हाल से काफी परेशान हैं। हमने शहरियों से जानने की कोशिश की कि क्या लाहौर के अवाम को मेडिकल स्टोर्स पर फेस मास्क आसानी मिल रहे हैं। आइए उनकी राय इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सर, मैं लाहौर में तकरीबन काफ़ी दूर तक फेस मास्क ढूंढने के लिए कोशिश की है, लेकिन मुझे कोई फेस मास्क नहीं मिला। और यहाँ तक कि जो हमें फेस मास्क 5 रुपए का मिलता था वो 50 रुपए में सेल हो रहा है, और वो भी बहुत ही मुश्किल से। हमें कोई फेस मास्क नहीं मिल रहा। ये जो मुनाफाखोर है, इन्होंने काफ़ी स्टॉक किए हुए हैं। अब वो मिल ही नहीं रहा। 5 का मिलता था, अब तो ना 50 का मिलता है। आगे मास्क हर शॉप से मिल जाता है, बट अब वो किसी शॉप से नहीं मिल रहा। जी, मैं लेने के लिए गया हूँ फेस मास्क, लेकिन वो पहले 10 रुपए का मिलता था, 5 रुपए का, 10 रुपए का। अब तो वो 50 रुपए में भी नहीं मिल रहा हमें, तो हम कहाँ से पहने। पहले फर्स्ट 5 रुपए का आता था, अब 50 का मिल रहा है, 60 का मिल रहा है, जितने भी। देखिए, जब से ये कोरोना का मसला आया है तो वो जहाँ भी चीज़ आई रात को वो अवेलेबल थी और 5 रुपए में अवेलेबल थी। और जी N95 जो है वो 250 रुपये का था, आज वो 650 रुपये का मिल रहा है। नहीं सर, पहले 5 रुपए का मिलता था, अब तो मार्केट से मिल ही नहीं रहा। वो भी सुना है कि 50 रुपए का मिल रहा है, पर वो भी नहीं मिल रहा। फैमिली के लिए मैं लेने गया हूँ पर नहीं मिला। काफ़ी ढूंढा पर किसी मेडिकल स्टोर से नहीं मिल रहा। फेस मास्क मतलब कोरोना वायरस के लिए बचाव के लिए ज़रूरी है। मतलब ये है कि मैंने पता किया था 5 रुपये का पहले मिलता था,
अब तो वो भी नहीं मिल रहा। सुना है कि 50 रुपये का फैमिली के लिए मुझे चाहिए था। तो ये जो मुनाफाखोर है उन्हें चाहिए कि आवाम का भी कुछ ख्याल करे, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है जी। पहले 5 का मिलता था, बहुत महंगा मिल रहा है। नहीं, कहीं नहीं मिला। मैं तो गया पहले दिनों मार्केट में, कहीं से नहीं मिल रहा। एक लोकल मिल रहे थे, वो भी अपने मन मर्जी के रेट थे, किसी का 100-200 ऐसा हल्के फुल्के जो थे। जिसके पास हैं वो महंगे दामों में दे रहा है, गरीब की पहुंच से दूर है। पाकिस्तान की फजाई सरहदों की मुहाफिज हमारी पाक फजाइया में अब खवातीन भी बड़ी तादाद में शमूलियत इख्तियार कर रही हैं। ऐसी ही एक मिसाल स्क्वाड्रन लीडर उरूज नईम की है। उन्होंने पाक फजाइया में बतौर एविएशन कैडेट 2007 में शमूलियत इख्तियार की और 2011 में एवियोनिक्स में इंजीनियरिंग की डिग्री ली, जिसके बाद कामयाबी का एक तवील सफर शुरू हो गया जो आज तक जारी है। तो आइए खवातीन के आलमी दिन के मौके पर कौम की बहादुर बेटी स्क्वाड्रन लीडर पाकिस्तान एयरफोर्स उरूज नईम से बात करते हैं। वो खवातीन को क्या पैगाम देना चाहती हैं? रुच साहबा, क्या कहेंगी? आपका पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करने का प्लान कैसे बना? हमारे व्यूअर्स से भी शेयर कीजिएगा। ये प्लान मेरा बचपन से था। मैं बचपन से, जैसे बच्चों से पूछा जाता है कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे, तो मैं हमेशा से कहती थी कि मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है, बिकॉज़ ये मेरे पापा की ख्वाहिश थी। मेरे पापा ने मुझे बताया हुआ था, जब मुझे मतलब भी नहीं पता था कि मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियर क्या होता है, तो तब से मैं बनना चाहती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पापा ने इसे मुझे परसू करवाया एंड टुडे आई एम वेयर आई एम। तो आपको पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन किए 13 साल हो चुके हैं। इस अरसे में किन अहम जिम्मेदारियों पर फाइज रही? जी, इन 13 ईयर्स में सना मैं पहले 4 ईयर्स तो एकेडमी में मेरी डिग्री की कंप्लीशन थी। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैंने पीएफ एकेडमी रसालपुर से की। उसके बाद मेरी डिफरेंट जगहों पे पोस्टिंग रही, जिसमें पीएफ बेस नूर खान में मैंने एयर डिफेंस सिस्टम्स की डेपो लेवल पे काम किया। फिर मैंने पीएफ बेस मुसफ में एयर डिफेंस सिस्टम्स के एक ऑपरेशनल सेटअप में काम किया। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह F-16 के एवियोनिक्स के सेटअप में काम किया और अभी मैं ट्राई सर्विसेज की डिफेंस कम्युनिकेशन सिस्टम्स को देख रही हूँ। अच्छा, तो आज 8 मार्च है जो खवातीन का आलमी दिन भी है। इस दिन की मुनासिबत से पाकिस्तानी खवातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? खवातीन को मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि दे शुड नो देयर स्ट्रेंथ, दे शुड नो हु दे आर, और वो जो काम कर रही हैं उसमें प्राइड लें और उनका जो भी पैशन है उसको परसू करें। अगर कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो की नहीं जा सकती। इफ़ आई कैन डू इट, एनीबडी कैन डू इट। आप F-16 की एवियोनिक्स भी देखती रही हैं, जो कि खातून के लिए बड़े एजाज़ की बात है। कैसा तजुर्बा था ये? सना, ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा, इट वाज, आई एम हम्बल्ड एंड आई एम ग्रेटफुल। आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी थी मेरे ऊपर। और मैं वही बात करूँगी कि आपका हार्डवर्क और आपकी सिंसेरिटी ऑफ इंटेंशन, इन चीज़ों से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ अ वेरी एलीट टीम जो हमारे एरियल बॉर्डर्स के फोरफ्रंट पे काम कर रही है, एंड आई फील ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो खवातीन जो पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहती हैं ताकि अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? मेरा यही पैगाम है कि अगर आप इस शोबे में आना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है और बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब है। अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप ये ज़रूर करें। और इसमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, आप ये मत सोचें कि ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल आपकी तरह एक आम लड़की हूँ जिसने सिर्फ अपने फ़ादर के कहने के ऊपर अप्लाई किया और अल्लाह ताला ने मंजिलें आसान की। लाहौरियों के लिए जिलानी पार्क में रंगारंग जश्न बहारा मेले का आगाज हुआ, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। रिवायती खाबों के साथ म्यूजिक का तड़का भी लगाया गया। मेले में बारबेक्यू, गोलगप्पे, मकई की रोटी और साग समेत दीगर खाबों के स्टॉल्स ने लाहौरियों के दिल मोह लिए, जबकि शॉपिंग की शौकीन खवातीन के लिए हैंडीक्राफ्ट्स के स्टॉल्स भी इस मेले का हिस्सा थे। रवा हफ्ते वजीर आला पंजाब ने जश्न बहारा फेस्टिवल 2020 का इफ्तिताह किया। इस मर्तबा मेले की खास बात एक शानदार डॉग शो मुकाबले का इनेकाद भी था।
जिसमें 240 खूबसूरत पालतू डॉग्स ने हिस्सा लिया। इनमें जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर, साइबेरियन हिस्की और डोबरामैन नस्ल के कुत्तों ने जलवे दिखाए। लाहौरी डॉग्स के नाज, नखरे और अदाएं देखकर खूब महजूज हुए। तो आइए आपको ये खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं। बाकी स्पोर्ट्स की तरह ये भी एक स्पोर्ट्स है जिसमें सारे ट्रेनिंग और फिजिकल पार्ट भी है और उसके अलावा एक ब्रीड का शौक भी है। इससे लोगों में जानवर पालने का जो शौक है वो बढ़ता है। इंटरनेशनल लेवल पे बाकायदा रिकॉर्ड होता है, जो इनकी एसोसिएशन है उसमें बाकायदा इसके सारे रिजल्ट जाते हैं। मैं इसको चिकन खिलाती हूँ और जो डॉग फूड होता है वो खिलाती हूँ। मैं फर्स्ट टाइम अपने डॉग को लेके आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। जिनको डॉग्स का शौक स्पेशली वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर। तो PSL 5 का आखिरी मरहला अपनी पूरी आबोताब के साथ लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में जारी है। जिंदा दिलाने लाहौर PSL 5 के मैचेस से भरपूर महसूस हो रहे हैं। तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद कद्दाफी स्टेडियम का रुख कर रही है। अभी कद्दाफी स्टेडियम में मजीद 9 मैचेस खेले जाने हैं, जिनमें PSL 5 का फाइनल भी शामिल है। इस मर्तबा 10,000 सिक्योरिटी एहलकार कद्दाफी स्टेडियम में मैचेस के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तैनात हैं। आइए सिक्योरिटी इंतजामात पर बात करते हैं कि कैसे इस मर्तबा PSL की सिक्योरिटी इंतजामात के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने PSL 5 की सिक्योरिटी और शहरियों को मुतबादिल ट्रैफिक प्लान के लिए इंतजामात किए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक्सप्रेस न्यूज के सीनियर रिपोर्टर नुमान शेख। बहुत शुक्रिया नुमान, क्या कहेंगे आप, PSL 5 के आखिरी मरहले के लिए लाहौर में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने क्या इंतजामात किए हैं? PSL जो है इस दफ़ा कह लें कि आप एक जॉइंट वेंचर है। मैं लास्ट टाइम जब PSL हुआ था यहाँ पे तो लोग बहुत खुश थे क्योंकि 1-2 मैच ही मिले थे लोगों को देखने के लिए। तो पुलिस के लिए भी बहुत कड़ा इम्तिहान था और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी इदारे हैं नाफिज करने वाले उनके लिए भी बहुत कड़ा इम्तिहान था। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि ये पता था कि पूरा PSL जो है पाकिस्तान में हो रहा है, सबसे ज़्यादा मैचेस जो हैं वो लाहौर में होने हैं, तो बहुत देर पहले ही जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज ने तैयारी शुरू कर ली थी। इस सिलसिले में कह लें आपके CCPO लाहौर ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया इसमें। DIG ऑपरेशन ने बहुत ज़्यादा, SSP ऑपरेशन और SP सिक्योरिटी ने, इन लोगों ने तकरीबन 1 माह पहले उन इलाकों में जो कद्दाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द थे वहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू करवाए। उसके बाद सिक्योरिटी प्लान ऐसा बनाया जिसमें कोई 10,000 के करीब जो हैं वो एहलकार तैनात किए गए और इसमें तमाम लाहौर पुलिस का कंट्रीब्यूशन है। तकरीबन हर थाने के SHOs जो हैं वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर तैनात हैं और 4 लेयर सिक्योरिटी जो है वो दी गई है। तमाशाई जिस तरह ही ग्राउंड की तरफ रुख करते हैं तो उन्हें तकरीबन 4 जगह से जो है गुजर के चेकिंग के बाद ग्राउंड तक पहुँचना होता है और इसके अलावा साथ साथ पार्किंग का बहुत अच्छा जो है इंतजाम दिया गया है। PSL 5 के लिए इस मर्तबा लाहौर में मुतबादिल ट्रैफिक के लिए क्या प्लान तरतीब दिया गया है? देखिए, इस दफ़ा जो ट्रैफिक प्लान है वो लास्ट ईयर की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर है क्योंकि जो पिछली दफ़ा प्लान था उसमें इसको कलमा चौक से बंद कर दिया गया था, पीछे से केनाल रोड को बंद कर दिया गया था और लिबर्टी जो है वो आप कह लें वो भी सारा बंद था, दुकानें सारी बंद थी। सदीक ट्रेड सेंटर जो है जेल रोड वहाँ से बंद कर दिया गया था। लेकिन इस दफ़ा जो है शहरियों की सहूलत के लिए सिर्फ ग्राउंड को जो है वो ट्रैफिक पुलिस ने कवर किया है। तकरीबन 2400 के करीब जो ट्रैफिक वार्डन है वो तैनात किए गए हैं जो तमाम तर रूट को अगर देखें मुतबादिल रास्ते जो शहर से आने वाले लोग हैं वो केनाल की तरफ से अपने मुकर्रर मुकाम तक जा सकते हैं। तो नुमान, कैसा जोशो खरोश देख रहे हैं आप स्टेडियम में आने वाले आवाम का? देखिए जी, बहुत ज़्यादा जोशो खरोश पाया जा रहा है क्योंकि एकदम जो है फरवरी के एंड में जो है थोड़ी सी गर्मी की लहर आई थी, लेकिन जैसे ही मार्च शुरू हुआ है, आखिरी मरहला क्रिकेट का PSL का जो मेला है इसका शुरू हुआ है, तो मौसम भी बहुत अच्छा हो गया और लाहौरी तो वैसे ही दीवाने हैं, उन्हें कोई ना कोई फेस्टिवल अगर मिल जाए तो और उन्हें क्या चाहिए। इस वक्त ये सूरत हाल है कि बच्चे जो हैं वो हमसे पासों के मांग रहे हैं कि पासेज हमें दे दें, टिकटें जो हैं वो नहीं मिल रही क्योंकि तमाम तर जितनी भी फाइनल की टिकट्स हैं उससे पहले एलिमिनेटर की हैं वो तमाम तर टिकट्स बुक हैं और लोग जो हैं वो एक फेस्टिवल की तरह इसको एंजॉय कर रहे हैं। लाहौरी वैसे ही आपको पता है जिंदा दिलाने लाहौर है। एक मैच लाहौर ने जीता है तो खुशियां देखने वाली थी, हर चौक में कह लें आप रक्स हो रहा था कि लाहौर कलंदर जो है वो जीत के। इसी तरह बाकी मैचेस को भी जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और फिर ये मार्च का महीना जहाँ पे 10 साल पहले इन्हीं ग्राउंडों से क्रिकेट जो है वो रूठी थी हमसे और अब इन्हीं ग्राउंड में वापस आ गई हैं, तो लोग यही देख के बहुत खुश हो रहे हैं कि क्रिकेट के जो मैदान है कह लें कि वो आबाद हो गए हैं और लोग जो हैं वो वापस आ गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका नुमान शेख। जी जनाब, तो ये था PSL 5 का आखिरी मरहला जो सज चुका है शहर लाहौर में।
अब मुझे लाहौर कॉस्मोपॉलिटन से सना ताहिर को दीजिए इजाजत। इस्लामाबाद के हवाले के साथ आपको ज्वाइन करेंगी रजिया खान। ओवर टू यू रजिया। वेलकम बैक। थैंक यू सना। अब बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की जानिब। पाकिस्तान के ऐवान बाला यानी सेनेट ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक ज़ैनब अलर्ट बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। ज़ैनब अलर्ट बिल के तहत बच्चों के खिलाफ जराइम के मुर्तकिब होने वालों को सजाए मौत से लेकर उम्र कैद या फिर ज्यादा से ज्यादा 14 साल और कम से कम 7 साल कैद की सजा होगी। बुध के रोज सेनेट का इजलास चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सदारत में शुरू हुआ तो विफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर आजम स्वाति ने ज़ैनब अलर्ट बिल सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किया, जो कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। इसी हवाले से बात करते हैं बच्चों के हकूक के लिए काम करने वाली तंजीम साहिल से मुंसलिक सिद्रा हुमायूं से। सिद्रा, वेलकम टू द शो। ये बताइएगा कि ज़ैनब अलर्ट बिल की मंजूरी से बच्चों के मुतल्लिक जराइम में कमी वाक़या हो जाएगी? देखिए, कानून में सुकम के हवाले से तो सिर्फ अगर वाज़िया तौर पे ज़ैनब अलर्ट बिल की बात करूं तो ये था कि पुलिस जो है वो किडनैपिंग वाले बच्चे, गुमशुदा बच्चे या ऐसा बच्चा जो मंजर आम पे नहीं आ रहा, वालिदैन को पता नहीं चल रहा, उसकी रिपोर्ट देर से दर्ज करते थे। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिविल सोसाइटी का और वालिदैन का प्रेशर था कि ऐसा कानून होना चाहिए कि फौरी तौर पे जो है वो FIR दर्ज हो। तो इस कानून ने इस हिस्से को तो कवर कर लिया है। बाकी जहां तक ये बात है कि कवानीन में सुकम, अभी तक हर कानून जो कि बच्चों के हवाले से मौजूद है पाकिस्तान में, उसमें हाईएस्ट जो है वो सजा मौजूद है कि बच्चों के साथ अगर कोई जुर्म होगा तो उसको, शख्स को जो जुर्म करने वाला है उसको शदीद से शदीद सजा दी जाएगी। अब तीसरी बात जो है वो, जो जब इस कानून पे बात हो रही है तो मैं तवज्जो ये दिलाना चाहूंगी कि क्या पुलिस तैयार है इसी तरह के रैपिड रिस्पांस में जाने के लिए? यानी कि पुलिस, अगर आप इस्लामाबाद देखें 22 थाने हैं इस्लामाबाद में। मैं थाना सेक्रेटेरिएट में शाम के वक्त नहीं जाना चाहूँगी अपने बच्चे की शिकायत दर्ज करने के लिए। थाना नून में मेरा बच्चा गायब हो गया तो मैं उधर नहीं जाना चाहूँगी। क्या पुलिस, इवन एक वालिदैन है, ये बारिश का मौसम है, कुछ ऐसा है, क्या वालिदैन इतना सिक्योर फील करते हैं कि वो पुलिस के पास जाएंगे, जबकि जैसे ही कानून बन गया तो दुनिया बदल जाएगी और कुछ हो जाएगा? ऐसा नहीं है। इसलिए हमें ये देखने की ज़रूरत है कि कानून बनने के साथ साथ हम अपने मौजूदा मैकेनिज़म्स जो हैं, जो रवायतें हैं, जो कल्चर है, उसको साथ बदलने के लिए कोशिश करें। कोई पब्लिक सर्विस मैसेजेस दें, ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं कि इदारों के ऊपर लोगों को जो है वो यकीन आ जाए कि हाँ, मैं अगर वहाँ पे जाऊँगी या जाऊँगा तो मुझे जो है वो पकड़ के थोड़ी देर के लिए बिठा नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह से कानून के साथ हम ये कह सकते हैं कि कोई हमें फ़र्क पता लगेगा कि ज़ैनब गुम हो गई है या कोई और गुम हो गया है, तो कैसे कानून के आने से एक नया सारा सिस्टम जो है वो बन जाएगा। सिद्रा, कानून तो मंजूर हो गया, लेकिन ये बताइए क्या वालिदैन को केसेस रिपोर्ट करने में जो दुश्वारी होती है और इस हवाले से पुलिस का ताउन कितना जरूरी है? देखिए, अगर मैं आपको सिर्फ साहिल का बताऊं, जो कि 2012 से लेके 2016 तक का डाटा, 5 साल का एनालिसिस हमने देखा है, जिसमें 17,205 केसेस जो हैं वो इसी इशू से रिलेटेड जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में रिकॉर्ड हुए हैं। ठीक है, अब अगर इस रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म की बात है तो हम ये कहेंगे कि पुलिस रिफॉर्म कब होनी है, मतलब थाना कल्चर कब बदलना है। मॉडल थाने बनाने से सिर्फ थाना कल्चर नहीं बदला जाएगा, बल्कि हर उस मुहर्रर की यानी रीडर की, हर उस तफ्तीशी की यानी जो कि ASI लेवल का है, उसका जो विजिलेंस और उसकी इफेक्टिवनेस उसके अंदर मौजूद है कि उसने कितना इफेक्टिव बनाना है अपने इदारे की कारकर्दगी को, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। शुक्रिया सिद्रा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में अपना मुकाम तो रखता ही है, लेकिन इसे जदीद बनाने की गर्ज से मंसूबे का आगाज कर दिया गया है। जी हाँ, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नया कमर्शियल शहर बनाने की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली गई। इस सिलसिले में F9 पार्क के बिलमुकाबिल 170 कनाल अराजी मुख्तस की गई है। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मंसूबे का जायजा लेने के लिए साइट का दौरा किया और इन्हें जमीन की नीलामी के तरीक़ेकार पर ब्रीफिंग भी दी गई। न्यू ब्लू एरिया मंसूबा इस्लामाबाद में जदीद तामीरात की नई राहें खोलेगा। मंसूबा हाई राइज बिल्डिंग पर मबनी होगा।
वफाकी काबीना ने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट तनख्वाह और अलाउंसेस तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। बिल के तहत अब सेनेट और कौमी असम्बली अराकीन 25 बिजनेस क्लास एयर टिकट्स हासिल कर सकेंगे। एक रुकने पार्लियामेंट कम अज कम सालाना 8,75,000 रुपए मालियत के वाउचर हासिल कर सकेगा। अराकीन के लिए अपने हल्के से सफर करने की शर्त भी खत्म कर दी गई है। इसी हवाले से बात करते हैं नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज रिजवान गिलजई से। जी रिजवान, ये बताइएगा कि इस बिल की मंजूरी से अराकीन किस तरह फायदा उठा सकेंगे? जी शुक्रिया रजिया। ये बुनियादी तौर पे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रुकन आगा हसन बलोच की जानिब से एक बिल तैयार किया गया था। बेसिकली अरकान पार्लियामेंट को अब सालाना 25 बिजनेस क्लास के एयर टिकट्स दिए जाते हैं, लेकिन इससे पहले शर्त ये थी कि वो ये टिकट्स उनके हल्के से जो एयरपोर्ट है उससे इस्तेमाल किया जा सकता है और सिर्फ वही उस पर सफर कर सकते थे। लेकिन ये अब फैसला ये किया गया है और वफाकी काबीना को एक समरी भिजवाई गई थी जिसमें रूल्स में कुछ तरमीम जो मज़कूरा कानून था जिसमें सेक्शन 10 में तरमीम तजवीज़ की गई थी। जो हमारे पास दस्तावेजात हैं उसके मुताबिक जो अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें और अलाउंसेस का जो 1974 का एक्ट है उसमें सेक्शन 10 में तरमीम करके अब ये जो उनको सफरी सहूलत के लिए 25 बिजनेस क्लास के टिकट्स दिए जाते थे, अब उन जो टिकट्स हैं वो उनके अहले खाना भी इस्तेमाल कर सकेंगे और ये जो इसकी रकम है वो तकरीबन 8,75,000 रुपए सालाना बनती है। कुल आपको पता है कि 446 अरकान हैं जिसमें कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान हैं और इन सबको ये सहूलत मैसर है। तो 446 अरकान को सालाना 8,75,000 रुपए के वाउचर्स जो हैं वो दिए जाएंगे और ये तकरीबन करोड़ों रुपए बनते हैं। और इस हवाले से साथ इसमें ये चीज़ भी शामिल की गई है कि अगर अरकान पार्लियामेंट सफ़र नहीं करेंगे और टिकट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो इसके बदले 8,75,000 रुपए मालियत के वाउचर भी वसूल कर सकते हैं। यानी कि ये उनको एक सहूलत फराम की गई है कि अगर वो सफ़र नहीं करते हवाई सफ़र तो उनको उसके बदले वाउचर्स फराम किए जाएंगे। साथ साथ उनके जो ट्रेन के सफ़र के हवाले से भी 3 लाख रुपए के वाउचर्स उनको फराहम किए जाएंगे। इस हवाले से 10 फरवरी को एविएशन के जो मिनिस्टर्स हैं गुलाम सरवर, उनके ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ था और उसमें इस बिल के हवाले से गौर किया गया था और तय ये पाया था कि 1974 के जो कानून है उसके सेक्शन 10 में तरमीम की जाए और इस तरमीम के लिए फिर समरी वफाकी काबीना को अरसाल की गई थी। वफाकी काबीना के इजलास के अंदर ये समरी नहीं आई, अलबत्ता ये एक सर्कुलेशन समरी के जरिए वफाकी काबीना अरकान से इसकी मंजूरी हासिल की गई। और एक और चीज़ बतानी इसमें सबसे जो मैं ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि ये सिर्फ ना सिर्फ हुकूमत बल्कि अपोजिशन की जो तमाम जमातें हैं वो इस पर मुत्तफिक है। यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है। हमने देखा है कि जब अरकान पार्लियामेंट का कोई मामला होता है फौरी तौर पर उस पर जो पार्लियामेंट के अंदर तमाम जमातें एक हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान आपका, थैंक यू वेरी मच। अरकान पार्लियामेंट के लिए तो बेशक ये बहुत अच्छी खबर है, शुक्रिया। नाजरीन, जब भी इस्लामाबाद का नाम लिया जाए तो तस्वुर में एक सरसब्ज और जदीद शहर का खाका जहन में उभरता है, लेकिन इस शहर में एक तारीखी इमारत ऐसी भी है जो करीबन 150 साल पुरानी है। जब इस शहर का वजूद भी नहीं था, सरसब्ज और घने दरख्तों की झुरमट में वाक़या पुरवकार इमारत गोला रेलवे स्टेशन है जो तारीख से दिलचस्पी रखने वालों के लिए रुग़बत का मुकाम रखती है। खूबसूरत इमारत के साथ एक रेलवे अजायब घर भी मौजूद है जिसमें बरसगीर पे हुक्मरानी करने वाले अंग्रेज दौरे हुकूमत की अशिया महफूज की गई हैं। इस पुरवकार इमारत के हवाले से देखिए ये खसूसी रिपोर्ट। गोला रेलवे स्टेशन जो था ये 1881 में बनाया गया और इसके ऊपर जो आप ट्रीज़ देखते हैं, हमारे स्टेशन की सबसे जो मेन खूबसूरती है वो बैनियन ट्रीज़ हैं, वो एक ही रो में लगे हुए हैं, तकरीबन 20+ की। और ये सबसे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान रेलवे में वाइड स्टेशन है जिस पे ये एक ही रो में और इतनी तादाद में लगे हुए हैं। पहले ये सिर्फ जो रेलवे लाइन जाती थी वो पेशावर की तरफ जाती थी और कराची की तरफ, लेकिन 1912 में इसको एक साइड लाइन दे के फतेह जंग वाया फतेह जंग मुल्तान की तरफ भी अब हमारा रूट निकाल दिया गया। 120 साल तक पुरानी आइटम्स जिसमें लैंप्स, ओल्ड कीज, फ्यूजेस और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और स्टेशन मास्टर्स की ओल्ड जो रेटलर्स और सायरन्स और ओल्ड सिग्नल्स वगैरह, वो सारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों से लाकर यहाँ पर इकट्ठे किए गए।
ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। नई अहम खबरों के साथ अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।